हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्ट यूट्यूब चैनल पे। आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट का वीडियो। इसमें हम लोग जाना ही है, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में आपको बता रखा है। आज जो थर्ड पार्ट में आपको बताने वाले हैं जुग्मक जनन के बारे में, यानी जुग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए फटाफट बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जुग्मक जनन होता क्या है। तो देखिए, जननांगों में जुग्मक बनने की क्रिया को जुग्मक जनन के नाम से जानते हैं। जननांगों का मतलब हुआ कि पुरुष में नर जननांग और स्त्री में मादा जननांग, यानी नर जननांग और मादा जननांग में जो जुग्मक बनने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जुग्मक जनन के नाम से जानते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि जुग्मक जनन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जन के जननांगों में जुग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुग्मक जनन के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें कि जुग्मक कितने प्रकार की होती है, तो जुग्मक मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नर जुग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं, और दूसरा होता है मादा जुग्मक, यानी जिसको अंडाणु कहते हैं। अब नर जुग्मक क्या है, तो नर जुग्मक यानी वृषण में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के वीडियो में, कि वृषण के अंदर जो वृषण पलिका होती है, यानी एक वृषण के अंदर 250 वृषण पलिकाएं होती हैं। उस वृषण पलिका के अंदर 1 से 3 शुक्र जनक कोशिका होती है। उसके अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो नर जुग्मक यानी वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को, यानी वृषण के अंदर शुक्राणु के बनने की क्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं। जबकि मादा के अंडाशय में, क्योंकि मादा में अंड कहाँ बनते हैं, अंडाशय में, तो मादा जुग्मक यानी अंडाशय में अंडे की बनने की प्रक्रिया को हम अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है कि शुक्राणु जनन और अंड जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो हम ये कह सकते हैं कि वृष के अंदर शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जबकि मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन के नाम से जानते हैं। नर में शुक्राणु जनन की क्रिया जो होती है 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होती है, और ये वृषण के शुक्र जनक नलिका में आरंभ होती है। यानी शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो जब मानव नर की उम्र 11 से 13 वर्ष हो जाती है, उस स्थिति में इसकी शुरुआत होती है। किसकी, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। तो शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है यौनारंभ, यानी 11 से 13 वर्ष की उम्र में वृषण में एक जो अति कुंडलित शुक्राणु जनक जो कोशिका होती है, नलिका होती है, जैसा कि मैंने पार्ट 1 के वीडियो में बता रखा है, तो शुक्राणु जनक नलिका में ही इसके शुक्राणु बनने की क्रिया क्या होती है, आरंभ होती है। जबकि अंडाणु बनने की क्रिया, अंडे बनने की क्रिया जो होती है, ये 9 से 11 वर्ष की आयु की लड़की में अंडाशय के फॉलिकल में ये आरंभ होती है। यानी अंडाणु बनने की क्रिया कब आरंभ होती है, मादा में 9 से 11 वर्ष की उम्र में, और जबकि नर में कब होती है, 11 से 13 में। यानी मनुष्य के नर में शुक्राणु बनने की क्रिया जो होती है 11 से 13 वर्ष की उम्र में होती है, और अंडे बनने की क्रिया जो मादा अंग है उसके अंदर, यानी मादा के अंडाशय में अंडे बनने की क्रिया जो होती है वो 9 से 11 वर्ष की उम्र में आरंभ होती है। अब हम लोग जानेंगे कि ये शुक्राणु जो बनते हैं वो शुक्राणु किस प्रकार से बनते हैं, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो देखिए, शुक्राणुओं का विकास एक आदि बीज कोशिकाओं से होता है। मैं आगे बताऊंगा कि आदि बीज कोशिकाएं क्या होती हैं। तो शुक्राणुओं का विकास एक आदि बीज कोशिकाओं से होता है, और ये पूरे शुक्राणु जनन जो प्रक्रिया है ये 3 अवस्था में कंप्लीट होती है। कितनी अवस्था में कंप्लीट होती है, 3 अवस्था में। सबसे पहली अवस्था को गुणन की अवस्था, दूसरी अवस्था को वृद्धि की अवस्था, और तीसरी अवस्था को परिपक्वता की अवस्था के नाम से जानते हैं। गुणन की अवस्था में वो क्या होते हैं कि शुक्राणु सबसे पहले कैसे गुणन प्रक्रिया द्वारा आगे बढ़ता है, उसके बाद कैसे वृद्धि करता है, उसके बाद कैसे एक परिपक्व शुक्राणु बनता है। ये 3 फेज से गुजरता है एक शुक्राणु जनन प्रोसेस। एक शुक्राणु जनन प्रोसेस कितनी अवस्था में कंप्लीट होता है, 3 अवस्था में। पहली अवस्था होती है गुणन की अवस्था, दूसरी अवस्था वृद्धि की अवस्था, और तीसरी अवस्था परिपक्वता की अवस्था।
अब हम लोग को ये जानना होगा कि शुक्राणु बनते कैसे हैं और ये गुणन की अवस्था, वृद्धि की अवस्था और परिपक्वता की अवस्था होती क्या है, एक हम इसके डायग्राम के द्वारा भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आपको आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे शुक्राणु जनन के बारे में। तो देखिए, शुक्राणु जनन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान देंगे। शुक्राणु जनन में सबसे पहले आदि कोशिका, आदि बीज कोशिका बनती है। आदि बीज कोशिका विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुजन कोशिका बनती है। शुक्राणुजन कोशिका विभाजन में सूत्री विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका बनती है। प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के फलस्वरूप द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 शुक्राणु प्रसु का निर्माण होते हैं और यही शुक्राणु प्रसु विभेदन करके शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब इस चीज को समझिए, सबसे पहले जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह आदि बीज जो कोशिका होती है, उस आदि बीज कोशिका के विकसित होने के फलस्वरूप ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इस आदि बीज कोशिका सबसे पहले गुणन की अवस्था में प्रवेश करती है, जिसमें वह बार बार विभाजित होकर के शुक्राणुजन कोशिका बनाती है। देखिए, ये आदि बीज कोशिका है। आदि बीज कोशिका गुणन प्रक्रिया द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा ये शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण करती है। शुक्राणुजन कोशिका में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका बनती है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, शुक्राणुजन कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका बनती है जो द्विगुणित होती है। ठीक है, इस प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है जो द्विगुणित होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका बनती है। यानी प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है। द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन 2, यानी द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। दूसरे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। ये 1 2 3 4 ये 4 शुक्राणु प्रसु का निर्माण होता है। यही शुक्राणु प्रसु जब बन जाते हैं तो इनमें विभाजन की क्रिया अब नहीं होती है और यही रूपांतरित होकर के, कौन, ये शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर के शुक्राणु का निर्माण करते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से एक शुक्राणु का निर्माण होता है। जैसा कि हम लोग को मालूम है, मैं थोड़ा सा बैक आपको लेकर के चलता हूं कि वृष्ण के अंदर वृष्ण पलिका होती है। एक वृष्ण के अंदर कितनी वृष्ण पलिका होती है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता रखा है कि एक वृष्ण के अंदर 250 वृष्ण पलिका होती है और प्रत्येक वृष्ण पलिका में 1 से 3 अति कुंडलित शुक्राणु जनन कोशिका होती है। शुक्राणु जनक नलिका होती है। शुक्राणु जनक नलिका के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को शुक्राणु जन कोशिका बोलते हैं, शुक्राणु जन कोशिका, और एक को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। ठीक है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है, तो इसका काम तो खत्म हो गया। यही शुक्राणु जन जो कोशिका होती है उसी में समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण होता है। इस प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका में फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है जिसके द्वारा 4 शुक्राणु प्रसु का निर्माण होते हैं। यही शुक्राणु प्रसु जो होते हैं विभेदन क्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण करते हैं। यानी इतनी चीजें आपको याद रखनी है। शुक्राणु आदि बीज कोशिका से लेकर के शुक्राणु, ये पूरे सीरियली याद रखेंगे। तो सबसे पहले आदि बीज कोशिका बनती है, उसके बाद शुक्राणुजन कोशिका, उसके बाद प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका, उसके बाद द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका, उसके बाद शुक्राणु प्रसु और उसके बाद शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। अब जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु के जो संरचना है, यानी शुक्राणु के
कितने भाग होते हैं, यानी ये जो शुक्राणु, 4 शुक्राणु मतलब यानी एक शुक्राणु जन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। एक शुक्राणु जन कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? 4 शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। और इसी शुक्राणु कोशिका यानी ये जो 4 शुक्राणु का एक शुक्राणु जन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ये शुक्राणु के कौन कौन से भाग होते हैं अब मैं वही बताने वाला हूं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं शुक्राणु के भाग के बारे में। अब इसको बताने के पहले मैं आपको एक और बता दूं एक चीज कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि शुक्राणु जनन क्या है, विस्तार से वर्णन करें। तो इसके पहले जो मैंने शुक्राणु जनन के बारे में लिखा था उतना नोट कर लेंगे और नीचे दो डायग्राम जो बनाए थे वो दोनों डायग्राम बना देंगे तो आपका शुक्राणु जनन का विस्तार से वर्णन हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि शुक्राणु का भाग कौन कौन से होते हैं और शुक्राणु का नामांकित चित्र। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आया है कि शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए, आपका शुक्राणु का नामांकित चित्र है। आज मैं अब आपको बता रहा हूं कि शुक्राणु का कौन कौन से भाग होते हैं। तो शुक्राणु के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो सिर होता है, दूसरा ग्रीवा, तीसरा मध्य भाग और चौथा पुच्छ। सिर क्या काम करता है? तो सिर के अंदर केंद्रक होता है और इसके ऊपरी भाग एक टोपी नुमा संरचना होती है। यहां देखिए, ये जो ऊपरी भाग जो टोपी नुमा जो संरचना होती है इसको हम एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम या अग्रपिंडक। ये क्या करता है कि ये जो जब अंडाणु यानी मादा युग्मक के प्रवेश के समय ये उसको सहायता प्रदान करता है। कौन? ये अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम। तो सिर का काम है कि इसमें केंद्रक होता है और इसके ऊपरी भाग में एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, जो निषेचन के समय मादा युग्मक में प्रवेश करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। दूसरी होती है ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है? इसमें सेंट्रियोल रहता है। तीसरी होती है मध्य भाग। मध्य भाग क्या होता है? तो इसमें असंख्य, कई संख्या में, इसकी मतलब गिनती नहीं कर सकते, इसमें असंख्य जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना है। तो मध्य भाग में असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पुच्छ को गति प्रदान करने के लिए क्या देते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यानी मध्य भाग का काम है कि पुच्छ को गति प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये मध्य भाग प्रदान करता है। चौथी होती है पुच्छ। ये कोशिका द्रव होता है तथा ये शुक्राणुओं को सक्रिय और गतिशील बनाता है। अब आइए इस चित्र के माध्यम से देखिए। तो ये आपका एक्रोसोम है। एक्रोसोम को हिंदी में अग्रपिंडक के भी नाम से जानते हैं। एक्रोसोम के ऊपर ये जो झिल्ली नुमा संरचना है इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर ये जो संरचना है ये केंद्रक है। ये जो यहाँ वाला भाग है ये ग्रीवा है, ये मध्य भाग, और ये जो गोल गोल संरचना देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो संरचना ये पुच्छ है। ये एक शुक्राणु के बारे में रहा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि शुक्राणु जब बनने शुरू होते हैं, शुक्राणु का जब निर्माण प्रक्रिया शुरू होता है तो उसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियंत्रण क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि शुक्राणु जनक जो नलिका होती है उसके बाहर वृषण पलिका में, यानी वृषण के अंदर की बात बता रहा है, वृषण के अंदर 250 वृषण पलिका होती है और उस वृषण पलिका में 1 से 3 क्या होते हैं? शुक्राणु जनक नलिका होती है। उस शुक्राणु जनक नलिका के बाहर कोशिका होती है, उसको अंतराली कोशिका कहते हैं। यही अंतराली कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको बता रखा है। अंतराली कोशिका में जो होते हैं उत्तेजक हार्मोन नामक हार्मोन का यह लक्ष्य कोशिका है, यानी ये उत्तेजक हार्मोन, इसको एफएसएच कह सकते हैं। ये लक्ष्य कोशिका का उत्तेजक हार्मोन लक्ष्य कोशिका है जो यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। ये कहां से निकलती है? पिट्यूटरी, मनुष्य के नर के पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। और यह एलएच तथा एफएसएच हार्मोन के समरूप होते हैं, यानी ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह जो होती है एलएच और एफएसएच हार्मोन के जैसे कार्य करती है। एफएसएच हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण में सर्टोली कोशिका जो होती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्राव करती है। कौन? सर्टोली कोशिका क्या स्त्राव करती है? एंड्रोजन
बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करती है। सर्टोली कोशिका में इनहिबिन नामक, ये याद रखेंगे, इनहिबिन नामक एक अन्य प्रोटीन का स्राव होता है जो एफएसएच हार्मोन को क्या कर देता है, उसकी क्रिया को धीमे कर देता है। जब वो एफएसएच हार्मोन क्रिया धीमी हो जाती है तो एफएसएच हार्मोन शुक्राणुजनक कोशिका क्या होती है, शुक्राणुजनक नलिका में उस कोशिका को प्रभावित करके शुक्राणु का निर्माण करती है। यानी अगर हम मुख्य रूप से देखें कि शुक्राणुजनक हार्मोन का क्या होता है, तो अंतराली कोशिका सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। उसके बाद अंतराली कोशिका के अंदर ये उत्तेजक हार्मोन का लक्ष्य कोशिका होती है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। यह एलएचएच और एफएसएच हार्मोन के समरूप होती है, उसी के समान होती है। एफएसएच हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण में सर्टोली कोशिका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करती है। जो सर्टोली कोशिका में इनबिहिन नामक एक अन्य प्रोटीन स्रावित होता है जो एफएसएच की क्रियाविधि को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, धीमे कर देता है। और एफएसएच हार्मोन जो होते हैं शुक्राणुजनन कोशिका को प्रभावित कर शुक्राणु का निर्माण करती है। यह आपके शुक्राणु के बनने की क्रिया हुई कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और शुक्राणु में कौन कौन से हार्मोन, शुक्राणु जनन में कौन कौन से हार्मोन मुख्य रूप से अपना योगदान देते हैं और शुक्राणु की संरचना क्या होती है, इसके मुख्य भाग क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है कि शुक्राणु के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो, ये आकृति बना सकते हो। ये तो कई बार एग्जाम में आता है कि एक शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाया, तो ये आप चित्र बना करके और लिख सकते हो, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं अंड जनन, यानी अंडे का निर्माण, यानी मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ये तो नर युग्मक हो गया शुक्राणु। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मादा युग्मक यानी अंडे का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंड जनन की तरफ। अब हम लोग जानेंगे अंड जनन क्या होता है। तो अंड जनन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अंड जनन की जो क्रिया होती है मानव मादा के अंदर भ्रूणीय अवस्था में होती है। यानी अगर हम लोग को पहले हम लोग ये जान लें, सॉरी एक लाइन छूट गया है, अंड जनन क्या है। तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंड जनन के नाम से जानते हैं। या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव मादा के अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंड जनन कहते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है मानव मादा में, यानी एक स्त्री में अंड जनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, तो जब स्त्री भ्रूणीय अवस्था में होती है। भ्रूणीय अवस्था का मतलब जब उसका जन्म भी नहीं हुआ होता, वह मां के गर्भाशय के अंदर पल रही होती है, तो भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही उसके अंदर कई मिलियन मातृ युग्मक का निर्माण होता है। कई मिलियन क्या चीज का निर्माण होता है, मातृ युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अंडजननी का, जिससे हम लोग का क्या होता है, कोशिका यानी अंडजननी का निर्माण होती है। यानी उस भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही जब वो भ्रूणावस्था में रहती है तो उसी अवस्था के दौरान उसके अंदर कई मिलियन मातृ कोशिका का निर्माण होता है, जिसे अंडजननी कोशिका के भी नाम से जानते हैं। जन्म के बाद अंडजननी कोशिका का निर्माण और वृद्धि नहीं होता। जन्म के बाद जो होता है उसका निर्माण और वृद्धि नहीं हो जाता है और इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था में, अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट फेज में ये प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में ये अस्थायी तौर पर ये क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिसे हम लोग प्राथमिक अंडक कहते हैं। अब चलिए इस चीज को यहां समझिए। ये आपका अंडाशय का एक मादा अंडाशय का मैंने फिगर बना रखा है। यही जो प्राथमिक अंडक होते हैं, यानी जो ये अंडजननी कोशिका जो होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था में जब पहुंचती है तो वह अस्थायी तौर पर वह क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है और इससे प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक के चारों ओर ऐसे कणिकामयी एक आवरण, एक लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग प्राथमिक पुटक के नाम से जानते हैं। यहां देखिए लिखे हुए हैं, ये प्राथमिक पुटक, यानी प्राथमिक जो अंडक कोशिका होती है उसके चारों ओर एक प्रथम लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग प्राथमिक पुटक कहते हैं। प्राथमिक पुटक पर फिर बहुत अधिक परत घिर जाता है और वो द्वितीयक पुटक का निर्माण करता है। द्वितीयक पुटक जल्द ही तृतीयक पुटक का निर्माण करता है और तृतीयक पुटक के अंदर ही, आपको याद रहना चाहिए, तृतीयक पुटक के अंदर ही ये जो आपका कोशिका है, यानी प्राथमिक अंडक जो होते हैं वह इसके अंदर ही होते हैं। किसके, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक और तृतीयक पुटक के अंदर ही। तृतीयक पुटक के जब ये अंदर आते हैं
तो तृतीयक पुटक के अंदर आने के बाद प्राथमिक अंडक कोशिका में विभाजन प्रक्रिया शुरू होती है। यानी यहाँ जो ये विभाजन प्रक्रिया रुकी होती है वह कहाँ पे, तृतीयक पुटक के अंदर में जब ये अंडजनक कोशिका आती हैं तो यानी प्राथमिक अंडक जो आती है किसके अंदर, तृतीयक पुटक के अंदर, तो इसका विभाजन पुनः शुरू होता है। और इसका विभाजन जब पुनः शुरू होता है तो विभाजन शुरू होने के बाद इसमें अणसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिका का निर्माण होता है। पहले वाले को द्वितीयक अंडक और दूसरे वाले को ध्रुवीय लघु ध्रुवीय पिंड कहते हैं। पहले वाले को द्वितीयक केंद्र अंडक और दूसरे वाले को लघु ध्रुवीय पिंड कहते हैं। यानी इस द्वितीयक पुटक के अंदर जो आपका अंडजनक कोशिका होती है, यानी उसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं प्राथमिक अंडक। जो प्राथमिक अंडक होते हैं यहां पे हम लिख सकते हैं, ये प्राथमिक अंडक है, प्राथमिक अंडक। प्राथमिक अंडक में इसमें अणसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिका का निर्माण होती है। एक जो कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक अंडक और दूसरी कोशिका को बोलते हैं ध्रुवीय पिंड। और इसके अंदर यानी तृतीयक पुटक जो आगे चलकर, ये तृतीयक पुटक आगे चल करके एक और पुटक का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफी पुटक के नाम से जानते हैं। ग्राफी पुटक के अंदर ही द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण करता है। यानी ये अपने चारों ओर एक ऐसे झिल्ली का निर्माण कर लेता है और जो ध्रुवीय पिंडक है ये नष्ट हो जाते हैं। अब ये द्वितीयक अंडक जो होते हैं यहीं से जब ये ग्राफी पुटक नष्ट होते हैं तो नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वो अंडोत्सर्ग कहलाती है। और इसी के द्वारा ये अंडाणु जो होते हैं बाहर निकलते हैं, जो कि फिंबड़ी के द्वारा फिर वह कुपिका के माध्यम से वह कहां पहुंचते हैं, गर्भाशय की ओर गमन करने लगते हैं। चलिए इस चीज को फिर दोबारा हम बताते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मानव मादा के अंदर जो अंडे बनने की जो प्रक्रिया उसको अंडजनन कहते हैं। मानव मादा में अंड जो बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भ्रूणीय अवस्था में ही होती है। जब वह गर्भाशय के अंदर जो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होते हैं जिससे शिशु का जन्म होता है, अगर वो शिशु लेडी है तो लेडी अगर है तो भ्रूण अवस्था में जब होगी तो उसी समय में उसके अंदर कई मिलियन मातृ जुग्मक कोशिका यानी अंडजननी का निर्माण होगा। इस अंडजननी का निर्माण के बाद यानी जन्म के बाद अगर हम इसको कहें तो इसका न विकास और न ही वृद्धि, ये दोनों क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और इसमें जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रथम फेज में ये प्रविष्ट होते हैं और इस अवस्था में ये अस्थायी तौर में जाकर के क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक अंडक कहते हैं। यानी अंडजननी अब क्या बदल गया, प्राथमिक अंडक कहलाता है। और प्राथमिक अंडक के चारों ओर कणिकामय एक परत बनता है जिसको हम लोग प्राथमिक पुटक कहते हैं। और उसके चारों ओर, किसके चारों ओर, प्राथमिक अंडक के चारों ओर ये क्या बनता है, प्राथमिक पुटक बनता है। उसके बाद पुनः उसके ऊपर एक और लेयर बनता है जिससे द्वितीयक पुटक कहते हैं। द्वितीयक पुटक बहुत जल्द ही तृतीयक पुटक का निर्माण करता है। इस तृतीयक पुटक के अंदर जो यहां पे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई होती है, यहां पे आगे कंप्लीट होती है यानी पूर्ण होती है। और यहां पे इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप द्वितीयक अंडक और ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। द्वितीयक अंडक और ध्रुवीय पिंड किसके अंदर निर्माण होता है, तृतीयक पुटक के अंदर। तृतीयक पुटक आगे चलकर ग्राफी पुटक में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ग्राफी पुटक में परिवर्तित हो जाता है। ग्राफी पुटक जो होते हैं, जब उस ग्राफी पुटक के अंदर क्या रहता है, जब तृतीयक पुटक की ग्राफी पुटक में जब कन्वर्ट होता है तो तृतीयक पुटक के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं। जो फर्स्ट सेल होते हैं उसको द्वितीयक अंडक बोलते हैं और जो दूसरे होते हैं उसको ध्रुवीय पिंड बोलते हैं। तो ये कहां पहुंच जाते हैं, ग्राफी पुटक के अंदर। यहीं पे ग्राफी पुटक के अंदर जो द्वितीयक अंडक होते हैं इसके चारों ओर एक झिल्लीनुमा संरचना बनती है जिसको पारदर्शी अंडावरण कहते हैं। और जो ये ध्रुवीय पिंड है ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब इसी ग्राफी पुटक का क्षय होता है यानी ग्राफी पुटक फटता है
तो उस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। और अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप ही अंडाणु का निर्माण होता है। फिर यही अंडाणु फिंबड़ी के माध्यम से गर्भाशय की ओर गमन करने लगते हैं। इस प्रकार एक अंडाणु का निर्माण होता है। अगर हमें ये लिखना हो लॉन्ग क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछ चुका है कि अंड जनन का सचित्र वर्णन करें, चाहे मानव मादा के अंड जनन के विस्तार से बताएं, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहां से लेकर के एक परिपक्व मादा युग्मक से लेकर के इसमें अंडे का निर्माण होता है और ये फोटो आपको बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक अंड जनन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वह बताने वाला हूं आर्तव चक्र के बारे में। यानी आर्तव चक्र क्या होता है, मध्य चक्र किसे कहते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आर्तव चक्र और मध्य चक्र की तरफ। देखिए अब हम लोग जानेंगे आर्तव चक्र या मध्य चक्र। आर्तव चक्र या मध्य चक्र क्या होता है, अब हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, मादा प्राइमेट में होने वाले जो जनन चक्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र या मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। यानी मादा प्राइमेट में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहिए चाहे मध्य चक्र कहिए, बात एक ही है। होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मध्य चक्र कहते हैं। प्रथम जो ये ऋतुस्राव की जो शुरुआत होती है ये यौनारंभ से शुरू होती है और जो सबसे फर्स्ट जाए टाइम जो आर्तव चक्र की क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है ये कि रजोदर्शन क्या है। तो मानव मादा में या किसी भी जीव के मादा में होने वाले प्रथम ऋतुस्राव को हम लोग क्या कहते हैं, रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। आर्तव चक्र की जो प्रक्रिया होती है बाबू, ये 28 से 29 दिनों में ये क्या होती है, दोहराई जाती है। एक रजोधर्म से, रजोधर्म का मतलब जब ऋतुस्राव चक्र शुरू होते हैं तो एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आर्तव चक्र के नाम से जानते हैं। प्रत्येक आर्तव चक्र के अंतर्गत एक अंडाणु जो होते हैं वह उनका निर्माण होता है और रजोधर्म तब भी आता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होंगे, जब अंडाणु जो होंगे शुक्राणु से मोचित नहीं होंगे, शुक्राणु से संलयित नहीं होंगे, तभी ये जो होंगे आर्तव चक्र की क्रिया होती है। रजोधर्म का न आना यानी आर्तव चक्र न होना यानी मध्य चक्र का न होना यानी रजोधर्म का न होना। रजोधर्म का मतलब होता है कि उस समय में रक्त के माध्यम से जो ये अंडाणु होते हैं मोचित होकर के वह गर्भाशय के अंतः स्तर को क्षय करते हुए शरीर से बाहर निकलते हैं, इसी को रजोधर्म कहा जाता है। तो रजोधर्म का न आना हम लोग को गर्भ धारण की ओर क्या करता है, संकेत करता है। आर्तव अवस्था के बाद यानी आर्तव अवस्था के बाद सबसे पहले जो हम लोग पूटक अवस्था जो पढ़े, प्राथमिक पूटक, द्वितीयक पूटक, तृतीयक पूटक, तो उसी आर्तव अवस्था के बाद पूटक अवस्था आती है। पूटक अवस्था में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप ग्राफिक पूटक बनता है। आपको याद होगा ग्राफिक पूटक के अंदर दो चीज होते हैं, द्वितीयक अंडक और दूसरा होता है ध्रुवीय पिंड। तो द्वितीयक अंडक किसके अंदर होता है, ग्राफिक पूटक के अंदर। तो पूटक प्रावस्था के दौरान दो हार्मोन स्रावित होते हैं मानव मादा के अंतर्गत, एक होता है LH हार्मोन और एक होता है FSH हार्मोन। ये हार्मोन धीरे धीरे जो होता है बढ़ते जाता है इसका स्राव, और आर्तव चक्र के 14वें दिन ये FSH अपनी ऊंची स्तर को प्राप्त करता है, यानी LH हार्मोन और FSH हार्मोन ये ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो ग्राफिक पूटक को फटने के लिए क्या करता है, उद्दीप्त करता है, यानी उसको मतलब प्रोत्साहित करता है कि वह जल्द से जल्द वो क्या हो फटे। तो ये ग्राफिक पूटक फटने के लिए क्या करता है, उद्दीप्त करता है, जिससे अंडाणु मोचित होते हैं। जब ग्राफिक पूटक फटेगा तो अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी, यानी अंडाणु बाहर निकलेंगे और अंडाणु मोचित होता है और ग्राफिक पूटक का शेष जो भाग बच जाता है वह पित्त पिंडक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो शेष भाग ग्राफिक पूटक का बचता है वह पित्त पुटक का निर्माण, पित्त पिंडक का निर्माण करता है, जो परिवर्तित हो जाता है, जो भारी मात्रा में, यही पित्त पिंडक जो होते हैं भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं, जो गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। आर्तव चक्र में जो मादा में आर्तव चक्र की जो क्रिया होती है 50 वर्ष की आयु में लगभग ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस स्थिति को यानी आर्तव चक्र के आना जब अगर बंद हो जाता है तो उस अवस्था को हम लोग रजनोवृद्धि के नाम से
जानते हैं। अब चलिए इसको हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए, जैसे जब यहां पे ये अंडाशय है, यहां से अंडाणु जब मोचित होते हैं, किससे? ग्राफी पुटक से, तो ये फिमड़ी के माध्यम से यहां कहां पे पहुंचते हैं? जहां पे आपका संकीर्ण पथ और आपका कुपिका, ये दोनों की जो संधि स्थल होती है, वहां पे ये क्या करते हैं? पहुंचते हैं। कौन? अंडाणु। तो अंडाणु जब संधि स्थल पर पहुंचते हैं तो इस संधि स्थल के पास ही यहां से शुक्राणु योनि के माध्यम से यहां पे पहुंचते हैं, और यहीं पे शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अगर ये निषेचन क्रिया संपन्न हो गई तो रजोधर्म के आने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। अगर ये निषेचन क्रिया संपन्न नहीं हुई, यहाँ अंडाणु अगर पहुंच गया और निषेचन क्रिया नहीं हुई, तो ये अंडाणु का धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? क्षय होना शुरू हो जाता है। और ये अंडाणु क्षय होते 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 ये गर्भाशय के ये अंतर स्तर जो होते हैं, इसको क्षय करते हुए शरीर के जो योनि मार्ग से होते हैं, उससे होते हुए रक्त के द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। कब? जब ये मोचित नहीं होते हैं। अगर ये मोचित हो जाते हैं, कौन? अंडाणु। अंडाणु अगर शुक्राणु से मोचित हो जाएंगे तो निषेचन क्रिया होगी, और निषेचन क्रिया के बाद जो होती है सगर्भता समापन, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन आर्तव चक्र की क्रिया तभी होती है जब ये अंडाणु जो होते हैं वो निषेचित नहीं होते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये मुख्य रूप से मानव मादा के निषेचन नहीं होने पर, यानी अंडाणु और शुक्राणु के नहीं मिलने पर ही ये क्रिया शुरू होती है। तो एक बार इसको और फिर से हम आपको बताते हैं। कई बार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे आता है मध्य चक्र क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मानव मादा में होने वाले जन्म चक्र को मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। रजो दर्शन क्या है? तो मानव मादा में होने वाले पहले रजो धर्म को हम लोग रजो दर्शन कहते हैं। रजो धर्म क्या है? तो रजो धर्म का मतलब होता है कि जब अंडाणु मोचित नहीं होते हैं तो वो रक्त के माध्यम से शरीर के बाहर निकलते हैं, इस प्रक्रिया को रजो धर्म कहते हैं। इस तरह से ये घटना जो होती है आर्तव चक्र के नाम से जानी जाती है। आर्तव चक्र के दौरान कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो एलएच और एफएसएच हार्मोन निकलते हैं, जो कि क्या चीज? ग्राफी पुटक को प्रेरित करते हैं। किसके लिए? फटने के लिए। जब ग्राफी पुटक फटेगा तो अंडाणु क्या होंगे? मोचित। अंडाणु मोचित होंगे, अंडाणु बाहर निकलेंगे, और वही अंडाणु कहां पहुंचेंगे? इस संधि स्तर पर पहुंचेंगे, जहां पे वो शुक्राणु से संलयित होकर के जुग्मनज का निर्माण करेंगे। अब मैं अगले क्लास में जब आपसे मिलूंगा तो आपको निषेचन, सगर्भता समापन, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। अगर ये हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक और चीज, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जिसको आप बना करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा।